सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने मौलिक अधिकारों का अध्ययन किया था और उसके अंतर्गत अपन ने 6वां मौलिक अधिकार था उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। और अब अपन मौलिक अधिकारों में आगे चलते हैं तो उसमें हमने उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाने वाली रीटों का अध्ययन किया था, अर्थात कौन कौन से लेख मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए या उनकी सुरक्षा करने के लिए, उनको बनाए रखने के लिए न्यायालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो हमने अध्ययन किया था कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय या जिसे अपन उच्चतम न्यायालय कह सकते हैं उसके द्वारा, तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के द्वारा ये 5 प्रकार की जो रिट जारी की जाती हैं उनका अध्ययन अपन कर रहे थे। तो हमने कल बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश का अध्ययन किया था, लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण का तो हमने स्पष्ट अध्ययन कर लिया था, परमादेश हमारा कुछ रह गया था। तो आज मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको अंग्रेजी में हेबियस कार्पस के नाम से जाना जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करना। यानी जिसको भी बंदी बनाया जाता है उसको शरीर सहित न्यायालय जहाँ पर आदेश करता है, निश्चित स्थान, तिथि, समय बताता है, उस स्थान पर न्यायालय में पेश करना होता है। और यदि उसकी वहाँ पर न्यायालय में पेश किया जाता है तब उसकी न्यायालय के द्वारा उसको बंदी बनाए जाने की वैधता और अवैधता की जांच की जाती है। यदि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति यदि दोषी पाया जाता है तो उसको कारावास की सज़ा दी जाती है या उसके खिलाफ निर्णय दिया जाता है। और यदि उसको अवैध माना जाता है कि इसको अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, न्यायालय यदि उसे अवैध पाता है तो उसको रिहा कर दिया जाता है। फिर अपन अध्ययन कर रहे थे परमादेश का। दूसरी रिट कौन सी है? परमादेश। परमादेश का शाब्दिक संधि विच्छेद करें तो परमादेश का तात्पर्य होता है परम प्लस आदेश। इसको इंग्लिश में मेंडेमस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंडेमस के नाम से जाना जाता है। तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों नाम को आपको ध्यान में रखना है। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। क्या तात्पर्य होता है इसका? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। यानी परमादेश रिट है, इसका शाब्दिक अर्थ आपको 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाए कि परमादेश लेख का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। यह लेख किसको जारी किया जाता है? परमादेश लेख या रिट है यह न्यायालय द्वारा उस पदाधिकारी को, जो पदाधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, उसको जारी किया जाता है। अर्थात कोई भी पदाधिकारी जो अपने कर्तव्यों का पालन, यानी वह जिस पद पर बैठा हुआ है उस पद के कर्तव्यों का पालन समुचित रूप से नहीं कर रहा है, या उचित रूप से या समुचित रूप से नहीं कर रहा है, तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा, यानी न्यायपालिका के द्वारा यह लेख या रिट है वो जारी की जाती है। 3 बातें हो गई इसमें। किसकी कि परमादेश का मतलब शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? हम आदेश देते हैं। परमादेश क्यों जारी किया जाता है, ये रिट क्यों जारी की जाती है? जब कोई पदाधिकारी की बात कर रहा हूँ, वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, कर्तव्यों का पालन उचित रूप से या समुचित रूप से नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका के द्वारा परमादेश रिट उस पदाधिकारी को जारी की जाती है। तो ये हो गया परमादेश रिट। अब है तीसरा प्रतिषेध। प्रतिषेध लेख का मतलब तीसरा हो गया प्रतिषेध। प्रतिषेध है, उसका अपन शाब्दिक अर्थ देखें तो प्रतिषेध लेख का शाब्दिक अर्थ होता है, देखो अपन हिंदी में भी देखते हैं तो प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना, यानी इसको इंग्लिश में तो कहते हैं प्रोहिबिशन कहा जाता है इसे इंग्लिश में। इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शाब्दिक अर्थ होता है रोकना या मना करना। यानी
प्रतिषेध जो रिट है या लेख है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? रोकना या मना करना। अब किसको रोका जाता है, क्यों रोका जाता है? तो यह लेख है सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय, यानी जो नीचे के, अधीनस्थ का मतलब नीचे के जो न्यायालय हैं, यदि नीचे के न्यायालय हैं अपने अधिकार क्षेत्र से, नीचे के न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से, उनका क्षेत्राधिकार होता है, और उस क्षेत्राधिकार से बाहर यदि किसी न्याय मामले की, किसी विवाद की जांच कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय है या उच्च न्यायालय है, वो क्या करता है? प्रोहिबिशन या प्रतिषेध रिट जारी करता है। यानी कब करता है? जब अधीनस्थ न्यायालयों को, किसको जारी की जाती है? अधीनस्थ न्यायालयों को कब जारी की जाती है? किसको जारी करती हैं? अधीनस्थ न्यायालयों को। कब जारी की जाती है? जब ये अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार से बाहर, किससे बाहर? अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जब बात करते हैं या बाहर के मामले पर सुनवाई करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उच्चतम या उच्च न्यायालय के द्वारा जो अपने अधीनस्थ न्यायालय हैं उनको यह रिट जारी की जाती है। देखो क्षेत्राधिकार क्या होता है? जैसे अपन बात करें सूचियों की, तो सूचियां 3 प्रकार की होती हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब देखो, संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को है। राज्य सूची पर राज्य सरकार बना सकती है और समवर्ती सूची पर दोनों सरकारें बना सकती हैं। जब समवर्ती क्षेत्राधिकार के किसी विषय पर कानून बनाना हो और राज्य उस पर कानून बना दिया राज्य ने, मान लो कि कोई भी शिक्षा से संबंधित, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, तो शिक्षा से संबंधित कोई भी अधिकार राज्य सरकार ने बना दिया। किसने बनाया? पहले राज्य सरकार के द्वारा बना दिया गया, लेकिन राज्य सरकार के नियम बनाने के बावजूद भी केंद्र सरकार ने क्या किया? इसके ऊपर केंद्र सरकार का भी अधिकार है, तो केंद्र सरकार क्या करती है? इसके ऊपर नियम बना देती है। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार का नियम क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह उसका क्षेत्राधिकार है। क्या कहा गया है कि समवर्ती सूची के जो भी विषय हैं, उन विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों को प्राप्त है, लेकिन केंद्र सरकार को इसमें वरीयता प्रदान की गई, अर्थात उसके कानून को मान्यता ज़्यादा प्रदान की गई है। और कहा गया है कि राज्य समवर्ती सूची के किसी विषय पर यदि केंद्र सरकार कानून बना देती है, तो राज्य का कानून स्वतः क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अर्थात यहाँ पर किसको प्राथमिकता दी गई? केंद्र सरकार को। उसी प्रकार से यदि अधीनस्थ न्यायालय हैं, वो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर की यदि बात करते हैं, बाहर के मामले की सुनवाई करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के द्वारा, उच्चतम न्यायालय कौन से? अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत क्या करेगा? ये प्रतिषेध रिट जारी करता है। तो ये हो गया तीसरा, प्रतिषेध। चौथा है उत्प्रेषण लेख। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ होता है ऊपर मंगवाना। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऊपर मंगवाना। तो अब अपना चौथा है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण लेख। उत्प्रेषण लेख है, यह लेख, इसको अंग्रेजी में क्यूओ वारंटो के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? क्यूओ वारंटो। इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है ऊपर मंगवाना। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऊपर मंगवाना या पूर्णतः सूचित करना। दो अर्थ हैं इसके, एक ऊपर मंगवाना और दूसरा है, इसका अर्थ होता है पूर्णतया या पूर्णतः सूचित करना। इस लेख का उपयोग किसी भी विवाद को कब जारी किया जाता है? कोई भी विवाद होता है तब इस लेख का उपयोग है। अपन देखें तो कोई भी विवाद है उसको निम्न न्यायालय से, निम्न न्यायालय जो नीचे के न्यायालय हैं या अधीनस्थ न्यायालय हैं, उनसे ऊपर के न्यायालय में मंगवाने के लिए जारी किया जाता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ तो क्या हो गया? ऊपर मंगवाना या पूर्णतया सूचित करना। और कब किया जाता है? अधीनस्थ न्यायालय को। किसको जारी करते हैं? अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं या निम्न जो स्तर के, जो नीचे के निम्न यानी निम्न न्यायालय, अर्थात नीचे के न्यायालय हैं,
इनको जारी किया जाता है। और कब? जब ये अपने अधिकार क्षेत्र से कोई भी बाहर का जो मामला है या उनको निम्न न्यायालय हैं उनको उच्च न्यायालय में भेजने के लिए कोई भी विवाद हो उसको उच्च न्यायालय में वापस ऊपर मंगवाने के लिए किया जाता है। अर्थात अधीनस्थ न्यायालय या निम्न न्यायालय हैं, इनको उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी किया जाने वाला लेख और कोई भी विवाद हो उसको अपने ऊपर के न्यायालय में मंगवाने के लिए जारी किया जाने वाला लेख कौन सा है? उत्प्रेषण लेख यानी क्यूओ वारंटो। अब देखो यहाँ पर हमने 4 प्रमुख जो लेख हैं उनका अध्ययन कर लिया, लेकिन यहाँ पर अभी अभी हमने देखा कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण लेख हैं कब जारी किए जाते हैं? ये 2 प्रकार के लेख तभी जारी किए जाते हैं जब उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को यह लगे कि न्यायिक कार्रवाई है अधीनस्थ न्यायालय के अधिकार क्षेत्र या क्षेत्राधिकार से बाहर है तथा न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं किया जा रहा है। 2 बातें याद रखना, एक तो उत्प्रेषण लेख और दूसरा है कौन सा? प्रतिषेध लेख। ये दोनों लेख हैं कब जारी किए जाते हैं? जब कोई भी अधीनस्थ न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार या क्षेत्राधिकार, अपने अधिकार बोल दो या क्षेत्राधिकार बोल दो, अपने अधिकार क्षेत्र से या क्षेत्राधिकार से बाहर कार्य कर रहे हो या कोई भी किसी भी मामले की सुनवाई कर रहे हो तथा न्याय के प्राकृतिक अधिकार की या प्राकृतिक न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत की पालना नहीं की जा रही हो, यानी उसका पालन नहीं किया जा रहा हो, तो नोट लगा के ये लिख लेना यहाँ पर कि उत्प्रेषण लेख हैं और प्रतिषेध लेख दोनों ही लेख हैं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यदि अपने जो न्यायिक कार्यवाही की जाती है वह न्यायिक कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर करता है और साथ ही साथ वह अपने न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत का पालन नहीं कर रहा है, प्राकृतिक सिद्धांत को ध्यान में रख करके उस न्याय नहीं दे रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत उत्प्रेषण और प्रतिषेध लेख जारी किए जाते हैं। ये नोट लगा करके आप अपनी नोटबुक में तैयार रखना इसको, ठीक है। अब अगला है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा यानी इसका अधिकार परीक्षा का क्या तात्पर्य होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है और इसके साथ साथ अधिकार परीक्षा लेख कब जारी किया जाता है। तो अधिकार परीक्षा लेख है सेटरी ओरारी अधिकार परीक्षा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेटरी ओरारी, ठीक है। तो अंग्रेजी में इसको अधिकार परीक्षा को क्या कहा जाता है, सेटरिक ओरारी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ देखें अपन तो जो अधिकार परीक्षा है इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि आपका क्या अधिकार है या किस अधिकार से। शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका, शाब्दिक अर्थ यानी आपका क्या अधिकार है, अधिकार है, या अपन कहें कि आप किस अधिकार से, या अपन सीधा ही कहें कि किस अधिकार से। अधिकार से यानी दो बातें बताइए मैंने यहाँ पर कि अधिकार परीक्षा है इसको अंग्रेजी में सेटरी ओरारी कहा जाता है, 5वां लेख है हमारा, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है आपका क्या अधिकार है या किस अधिकार से। अर्थात इसका तात्पर्य हुआ कि जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी या निर्वाचित पद को यदि धारण कर लेता है और किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा यदि न्यायालय में इसके लिए याचिका लगा दी जाती है या उसको किस अधिकार से पूछने के लिए न्यायालय से मांग लिया जाता है ऐसा आदेश,
तब न्यायालय क्या करता है, उस अधिकारी के संबंध में उस अधिकारी को यह पूछने के लिए कि आप इस पद पर या उक्त पद पर किस कारण से बैठे हैं, किस अधिकार से बैठे हैं, या आपका क्या अधिकार है कि आप इस पद पर बैठे हुए हैं। अर्थात अपन कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से, जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से, यानी कानून के तहत नहीं, बिना कानून के, गैर कानूनी तरीके से किसी भी सरकारी, देखो 3 बातें लिख रहा हूं, सरकारी पद भी हो सकता है, अर्ध सरकारी भी हो सकता है, यानी आधा प्राइवेट आधा सरकारी, और तीसरा है निर्वाचित तथा निर्वाचित पद को धारण करता है। निर्वाचित पद को जब धारण करता है, कैसे, गैर कानूनी तरीके से। ध्यान रखना, जब भी कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी या निर्वाचित पद को जब धारण करता है, तो ऐसी स्थिति में उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाने वाला लेख कौन सा होगा, अपना अधिकार पर्चा होगा। अर्थात अधिकार, किस अधिकार से इस उक्त व्यक्ति को, जो जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से सरकारी, अर्ध सरकारी या निर्वाचित पद को धारण किया है, उस व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि आपका क्या अधिकार है, आप इस उक्त पद पर कैसे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो सरकारी भी हो गया, अर्ध सरकारी भी है और निर्वाचित, तीनों बातें याद रखना। और किस तरीके से, किस आधार पर वह अपने पद को प्राप्त करता है, यदि गैर कानूनी तरीके से वह अपने पद को प्राप्त करता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका के द्वारा ये लेख जारी किया जाता है। तो ये हो गया। और जब न्यायपालिका के द्वारा ये लेख जारी किया जाता है और उससे न्यायालय में के समक्ष प्रस्तुत करके और उससे ये प्रश्न पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हैं, यदि वह संतोषजनक, संतोषप्रद बोल दो या जनक बोल दो, संतोषप्रद जवाब नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय क्या करता है, उसको पद से हटा सकता है और पद को रिक्त कर देता, उसका जो पद है उसको रिक्त कर देता है। और जब वह संतोषजनक जवाब दे देता है, तो उसको वहीं पर उसके पद पर आगे बहाल कर दिया जाता है, अर्थात उसको वापस उस पद पर बैठने के योग्य बता दिया जाता है। ये न्यायालय पर डिपेंड करता है किस आधार पर वह संतोषप्रद जवाब दे पाता है अथवा नहीं। तो ऐसी स्थिति है हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को संरक्षित रखने के लिए और इनको क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान के द्वारा 5 प्रकार की जो रिट हैं उनकी व्यवस्था न्यायालय द्वारा जारी की जाएगी। ऐसी व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। तो ये हो गया हमारा न्यायालय के द्वारा जारी की जाने वाली रिट या लेख। अब हमारा इस मौलिक अधिकारों से संबंधित एक टॉपिक और बचा है, अर्थात हमने मौलिक अधिकारों का पूर्णतः अध्ययन कर लिया है। अब हम देखते हैं इसके मूल्यांकन के बारे में कि मौलिक अधिकारों का मूल्यांकन अपन करते हैं इसके पक्ष विपक्ष में तर्क देकर के कि हमने इतना अध्ययन किया है, इसके आधार पर अपन कहाँ पर किस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, इसका अब अपन अध्ययन करते हैं, अर्थात मौलिक अधिकारों का मूल्यांकन करते हैं। तो अब अपना नया बिंदु है मौलिक अधिकारों का मूल्यांकन। मौलिक अधिकारों का मूल्यांकन अर्थात मौलिक अधिकारों का मूल्यांकन करने के लिए हमें इसके पक्ष और विपक्ष दोनों पर, एक तरफ पक्ष लिखते हैं अपन और एक तरफ विपक्ष, यानी पक्ष और विपक्ष की अपन चर्चा करते हैं किसकी, मौलिक अधिकारों का मूल्यांकन करने के लिए। अपन ने भारतीय संविधान में जो अनेक प्रकार के मौलिक अधिकार हमें 6 प्रकार के कुल प्रदान किए गए हैं, उन मौलिक अधिकारों का अपन अध्ययन करें तो हमें इसमें बहुत सी कमियां भी दिखाई देती हैं, तो कमियों के साथ साथ हमें इसकी खूबी भी यानी इसकी विशेषताएं भी हमें दिखाई देती हैं। तो अपन सबसे पहले देखते हैं इसके पक्ष के बारे में कि मौलिक अधिकार हैं ये किन किन पक्षों के आधार पर कैसे इनका जो भारतीय संविधान है उसके अंतर्गत समावेश करना समुचित है, उचित है, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला आता है मूल अधिकारों के अभाव में स्वतंत्रता, यानी यदि मूल अधिकार हैं उनके अभाव में स्वतंत्रता का महत्व नहीं,
स्वतंत्रता का महत्व नहीं है। यानी यदि हमें हमारे संविधान द्वारा मौलिक अधिकार प्रदान नहीं किए जाते तो हमारी स्वतंत्रता का कोई किसी प्रकार का कोई महत्व नहीं था। पहला आधार यह बनता है सबसे महत्वपूर्ण कि यदि हमें अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे संविधान में होना आवश्यक रूप से ज़रूरी है, अति आवश्यक है। दूसरा इसका कारण है मौलिक अधिकार व्यवहारिक एवं वास्तविकता पर आधारित है। दूसरा क्या है इसका प्रमुख पक्ष है कि मौलिक अधिकार व्यवहारिकता एवं वास्तविकता पर आधारित है। वास्तविकता अर्थात अपन कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार हैं, ये मौलिक अधिकार यदि हमारे वास्तविक जीवन में देखे जाए तो वास्तविक रूप से ये हमारे व्यवहारिक जीवन में और वास्तविक जीवन में काफ़ी उपयोगी हैं। इनके बिना हमारा जीवन नीरस माना जाता है। अतः अपन कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान किए जाने अति आवश्यक हैं। तीसरा प्रमुख इसका आधार है कि मौलिक अधिकारों के तहत हमारे भारत देश की जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, इनके हितों को विशेष रूप से संरक्षण प्रदान किया गया है। किस किस को? SC, ST और OBC, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग। इन तीनों वर्गों के हितों को संरक्षित करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। हितों का संरक्षण हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। देखो अपन विशेष प्रावधान है अर्थात अपन ने मौलिक अधिकारों का अध्ययन किया तो हमने देखा था कि भारतीय संविधान में SC, ST, OBC वर्ग के जो लोग हैं वो अपन जब भारतीय संविधान का निर्माण किया गया उस समय अपन भारत देश की स्थिति काफ़ी गरीब थी, बेरोजगारी यहाँ पर फैली हुई थी, लोगों के पास रोजगार नहीं था, अत्यंत लोग पिछड़े हुए थे। तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान के अंतर्गत आरक्षण की व्यवस्था की गई और उस आरक्षण का मूल उद्देश्य क्या था कि ये समानता, इन सभी वर्गों में समानता स्थापित की जा सके। इसीलिए भारत में जो मौलिक अधिकार, जो अधिकारों के तहत SC, ST और OBC अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, उनके हितों को विशेष रूप से संरक्षित करने की व्यवस्था की गई है। यदि भारतीय संविधान में ये मौलिक अधिकार नहीं होते तो आज अपन देखते कि SC, ST, OBC वर्ग के जो लोग हैं उनके हितों का संरक्षण नहीं हो पाता और ऐसी स्थिति में ये जातियाँ काफ़ी पीछे जाती, तो हमारे भारत देश का इससे विकास नहीं हो पाता, काफ़ी बेरोजगारी, गरीबी यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ जाती। तो ऐसी व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। इस कारण से मौलिक अधिकार हैं इन वर्गों के हितों का संरक्षण करने के लिए ज़रूरी माने गए हैं। फिर अगला है मौलिक अधिकार लोकतंत्र की सफलता के आधार स्तंभ माने जाते हैं। चौथा क्या है? लोकतंत्र की सफलता के आधार स्तंभ है। लोकतंत्र की सफलता के आधार स्तंभ है। आधार स्तंभ है अर्थात अपन कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार हैं प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त हैं और इन मौलिक अधिकारों के आधार पर यदि वास्तविक लोकतंत्र की हमें स्थापना करनी है, लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना करनी है, तो ऐसी स्थिति में मौलिक अधिकारों का होना आवश्यक है। और यदि मौलिक अधिकार हमें प्राप्त नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति में हमें वास्तविक तौर पर प्राप्त जो अधिकार हैं, वो मौलिक अधिकार हैं, वो नहीं होंगे। अगला है मूल अधिकार सार्वभौमिक, मूलभूत एवं पूर्ण हैं। यानी मूल अधिकार सार्वभौमिक हैं, मूलभूत हैं और पूर्ण हैं। सार्वभौमिक हैं, सार्वभौमिक, मूलभूत और पूर्ण हैं। अर्थात मौलिक अधिकार हैं, ये सार्वभौमिक हैं, इनको होना अत्यंत आवश्यक माना गया है। अब अपन पढ़ते हैं मौलिक अधिकारों के मूल्यांकन में इसके विपक्ष में तर्क। अर्थात मौलिक अधिकार हैं, इनकी किन किन आधारों पर आलोचना की जाती है। आपके अध्याय के अंतर्गत केवल ज़्यादातर आलोचनाएं दी गई हैं,
इसके पक्ष में यानी इसकी विशेषताओं का उल्लेख नहीं किया गया है, तो मैं यहाँ पर विशेषताओं का भी यानी पक्ष का भी और विपक्ष का भी दोनों प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मैंने पक्ष का उल्लेख कर दिया है। अब मैं उल्लेख करता हूँ विपक्ष का अर्थात इनकी आलोचनाएं हैं वो किन किन आधारों पर की जाती हैं। तो पहली आलोचना है कि मूल अधिकार हैं वो भारतीय संविधान द्वारा प्रदान तो किए गए हैं, लेकिन इन पर प्रतिबंध काफ़ी ज़्यादा लगा दिए गए हैं। यानी मूल अधिकारों पर क्या है, प्रतिबंधित किया गया है और प्रतिबंध ज़्यादा लगा दिए गए हैं। इस कारण से मौलिक अधिकारों की आलोचना की जाती है। दूसरी इसकी आलोचना अपन देखते हैं तो हमें आपातकाल के दौरान तो ये मौलिक अधिकार हैं इनको प्रतिबंधित किया ही जाता है। साथ ही साथ सामान्य स्थिति में भी मौलिक अधिकारों का स्थगन करना शासन की तानाशाही प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। तो मौलिक अधिकार हैं इनके ऊपर जो इनके विपक्ष में तर्क देते हैं तो ये शासन की तानाशाही प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं, या अपन कहें कि तानाशाही प्रवृत्ति का मौलिक अधिकारों के कारण से काफ़ी विकास हुआ है। तीसरा है संसद मौलिक अधिकारों को समाप्त करने से संबंधित कानून बना सकती है। इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। यानी संसद को अधिकार है कानून बनाने का, तो संसद है इनको समाप्त करने से संबंधित कानून बना सकती है, अतः इनकी आलोचना की जाती है। संसद को यह अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए था, ऐसे कहते हैं कौन, इसके आलोचक। चौथी इसकी आलोचना यह है कि व्यावहारिक दृष्टि से मूल अधिकारों पर प्रतिबंध हैं राजनीतिक विरोधियों के स्वर को दबाने के लिए किया जाता है। अर्थात अपन देखें तो राजनीतिक विरोधियों के स्वर को, अर्थात राजनीतिक जो दल होते हैं सत्ता में या कोई भी जिसका पावर है राजनीतिक दल है उसके विरोधी कोई आवाज़ उठाए तो उनको दबा दिया जाता है। इसके लिए भी मौलिक अधिकारों के कारण से मौलिक अधिकारों की आलोचना की जाती है। अर्थात कोई भी व्यक्ति जब शासन सत्ता में स्थापित जो व्यक्ति होता है उसकी आलोचना करता है तो उसके स्वर को दबा दिया जाता है, उसकी बातें नहीं सुनी जाती हैं। फिर है मूल अधिकारों के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था की गई है, और इस विशेष आरक्षण की जो व्यवस्था है, इस आरक्षण की व्यवस्था का फायदा कौन उठा रहे हैं, नेता लोग उठा रहे हैं, और वो वोट बैंक को बढ़ाने के लिए इसका क्या कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। तो वोट बैंक है वो अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं, इस कारण से भी इनकी आलोचना की जाती है। फिर है महिलाओं, बच्चों, कमजोर वर्ग आदि को शोषण के विरुद्ध अधिकार बना दिए गए हैं, उनको प्रदान किए गए हैं, फिर भी व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो उनका शोषण अब तक भी नहीं रुक पाया है। और अगली अपन अंतिम आलोचना इसकी पढ़ते हैं तो वो है मूल अधिकारों को न्यायिक सुरक्षा तो प्रदान कर दी गई, परंतु न्यायिक प्रक्रिया है इनकी अत्यधिक जटिल है। पांचवी, न्यायिक प्रक्रिया जटिल होने के कारण से भी न्यायिक प्रक्रिया काफ़ी जटिल है, जटिल खर्चीली होने के कारण से भी इन